ये शुरू करते हैं हम। आज शुरू करने जा रहे हैं हम भौतिक विज्ञान, जिसमें हम अध्याय 1 मापन पढ़ेंगे। ज़्यादा अध्याय नहीं है, 10 अध्याय है, 10 अध्याय हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कीजिए? सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना? तो सूची 1 को सूची 2 से तो मिलाते हैं, क्या सही है ना? थोड़ा-सा इसे हम ऊपर की ओर कर देते हैं। तो बताइए, अब देखिए स्टेथोस्कोप की बात करते हैं। तो स्टेथोस्कोप की अगर बात करें तो किससे संबंधित है बताइए? इससे क्या कर सकते हैं हम लोग? तो ये एक चिकित्सा यंत्र है, हम जानते हैं और चिकित्सा यंत्र है तो क्या होगा इससे? हृदय, फेफड़ा एवं आँत आदि से संबंधित होगा, होगा कि नहीं? अवश्य होगा। तो तीसरे नंबर का ये हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का हो जाएगा। चलिए, तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए अब देखिए सिर्फ गमो मैनोमीटर, तो सिर्फ गमो मैनोमीटर की अगर बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे रक्तचाप से संबंधित है। किससे? रक्तचाप से संबंधित है। कैरेट मीटर की बात करेंगे तो कैरेट मीटर जैसे ही शब्द आएगा तो हम क्या लगाएंगे? इसे दूसरा नंबर पे लगा देंगे। सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए कैरेट मतलब सोने की शुद्धता पता लगाते हैं। लक्स मीटर की बात करेंगे, लक्स मीटर की बात करेंगे करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। तो ये हम जान गए, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही है। आप स्पीड करके कभी भी वीडियो बाद में देख लीजिएगा। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी लेते हैं कि स्टेथोस्कोप जो है एक क्या है? चिकित्सीय यंत्र है, मतलब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है ना? बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि चिकित्सा द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शरीर की जो आंतरिक ध्वनि है, उसको सुनने के लिए प्रयोग करते हैं हम। किसका? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जैसे भी हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, आँत हो गए, ये सब आदि को हम सुनते हैं, इसकी ध्वनि सुनते हैं। हृदय की ध्वनि सुन सकते हैं, फेफड़ा की ध्वनि सुन सकती है, आँत की ध्वनि सुन सकते हैं। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। क्या सुनने के लिए? इसकी आवाज़, ध्वनि सुनने के लिए। वर्ष 1816 की बात करेंगे, 1816 की बात करेंगे। तो 1816 में फ्रांसीसी चिकित्सक एक थे, मतलब फ्रांसीसी जो डॉक्टर थे, रेने लेकिन। कौन थे? लेनेक नाम, सॉरी, रेने लेनेक द्वारा किया गया था। कौन किया गया था? किसके द्वारा? रेने लेनेक द्वारा किया गया था। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कौन थे? डॉक्टर थे और ये वर्ष 1816 में किए थे। ठीक है, किसका आविष्कार किए थे? तो इस यंत्र का, कौन सा यंत्र का? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किए थे। क्लियर हो गए? चलिए अब पढ़ते हैं सिर्फ गमो मैनोमीटर। सिर्फ को अलग कर दीजिए, गमो को अलग कर दीजिए, मैनोमीटर को अलग कर दीजिए, अथवा इसे रक्तचाप मापी भी कहते हैं। तो रक्तचाप मापी द्वारा शरीर का रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सिर्फ गमो मैनोमीटर से। तो सिर्फ गमो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? हमारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है ना? मतलब रक्त का दाब पता करने के लिए, दबाव जो होता है। अब इस यंत्र का आविष्कार वर्ष 1881 में हुआ। कब हुआ? 1881 में। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक थे, मतलब डॉक्टर थे, ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर थे, जो कि सैमुअल सिगफ्रीड कॉलर बॉनबैस द्वारा किया जाता है। अब इसमें हम चलते हैं आगे, तो जान लीजिए कि इस यंत्र का आविष्कार, मतलब सिर्फ गमोमीटर का आविष्कार कब हुआ? 1881 में। कौन किया? तो ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर थे, वो किए। उनका नाम देखिए इतना बड़ा है, सुन लीजिए, सैमुअल सिगफ्रीड। कौन है? सैमुअल सिगफ्रीड कॉलर बॉन बैस द्वारा किया गया। तो आगे सैमुअल सिगफ्रीडर दे सकता है या कॉलर बॉन बैस दे सकता है, अलग अलग कर सकता है दोनों का, लेकिन एक ही नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल क्या है कि कैरेट मीटर। अब कैरेट मतलब भाई सोना, तो कैरेट में ही मिलता है, इतने कैरेट का सोना है ना? तो कैरेट मीटर जैसे ही होगा तो ये एक वैज्ञानिक यंत्र है। क्या है? वैज्ञानिक यंत्र है। अब कैरेट से क्या होगा सुनिए, जिसमें एक्स किरणें मतलब एक्स रे जो है का प्रयोग से जो है सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम तथा अन्य संबंधित मिश्र धातुओं
की जो है गुणवत्ता एवं उनके धात्विक, ठीक है, संगठन का जो है परीक्षण किया जाता है। मतलब कंपोजिशन का जो है परीक्षण किया जाता है। तो किससे किया जाता है? कैरेट मीटर से किया जाता है। कैरेट मीटर क्या है? एक वैज्ञानिक यंत्र है। इसमें क्या होता है? तो एक्स किरण होता है। एक्स किरण के प्रयोग से ही सोना, चांदी, प्लेटिनियम, पैलेडियम, रेडियम और अन्य संबंधित जो मिश्र धातु उसका हम क्या करते हैं? गुणवत्ता का पता लगाते हैं। किससे? तो कैरेट मीटर से, या कंपोजिशन का परीक्षण करते हैं। ठीक है, ये हम जान गए। अब हम पढ़ेंगे लक्स मीटर। लक्स ऐसे याद रखिएगा। तो लक्स मीटर जो है क्या है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। मतलब ब्राइटनेस पता करने के लिए किया जाता है, लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। ये बस इतना ही जान लीजिए। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है? चलिए थोड़ा सा इसे हम दूसरा प्रश्न सुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 एक तरफ है, सूची 2 दूसरी तरफ है। उपकरण है मतलब यंत्र है, और एक आपका मापन की राशि है। जैसे अमीटर, अमीटर का बताइए, यंत्र का राशि बताइए, मापन की राशि बताना है, इकाई बताना है। तो बताइए क्या होगा? अमीटर से क्या माप सकते हैं हम लोग? बताइए, अमीटर किससे संबंधित होगा इस 4 ऑप्शन के हिसाब से? तो ये हमारा तीसरा नंबर विद्युत धारा का होता है। हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो किसका मापन राशि है ये हाइग्रोमीटर? तो ये हमारा होता है किसका? सापेक्षित आर्द्रता का, मतलब नमी का। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला जो कि जानबे करता है, स्प्रिंग मैंने डुलने वाला। बताइए स्प्रिंग तुला, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर भार, है ना। अब बैरोमीटर दाब, ये हम इस जैसे जानते हैं, तो ये हमारा बी होगा, है ना। बैरोमीटर जो है दाब। अब इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सुनिए, अमीटर की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करें? अमीटर की बात कर रहे हैं। तो अमीटर जो है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाला धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अमीटर जो है क्या है? एक विद्युत परिपथ है। अब विद्युत परिपथ में बहने वाली क्या है? धारा, मतलब करंट है। करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो धारा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विद्युत परिपथ को क्या कहा जाता है? तो अमीटर कहते हैं। विद्युत धारा को जो है एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर मतलब ए में इंडिकेट किया जाता है ना। ये जान लीजिए। तो विद्युत धारा को कैसे मापिएगा? एम्पियर में। याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। हाइग्रोमीटर का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हाइग्रोमीटर यंत्र जो है वो मौसम विज्ञान की जानकारी देता है, उससे संबंधित यंत्र है। जैसे अमीटर जो है विद्युत की धारा की बात करता है, उसका अनुभव करवाता है, उससे पता करवाता है, वो विद्युत धारा यंत्र मतलब अमीटर के यंत्र से विद्युत धारा का पता करवाता है। उसी तरह हाइग्रोमीटर से मौसम विज्ञान संबंधित यंत्र है, ये ध्यान रखना होगा, जिसके माध्यम से वायु में आर्द्रता तथा जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो इसीलिए तो नमी और जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। कैसे? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर क्या है? तो मौसमी विज्ञान एक संबंधित यंत्र है। जैसे हमारा अमीटर विद्युत धारा यंत्र है, विद्युत धारा से संबंधित यंत्र है ना। अब देखिए स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला मतलब स्केल जो है, इसी को कहा जाता है कमानीदार तुला। एक क्या है? एक प्रकार का भार मापी है, ठीक है। भार मापी स्केल है, कहिए मतलब भार को मापता है। तुला मतलब भार को ही मापेगा ना। इसमें एक सिरे पर स्प्रिंग लगी होती है। एक सिरे पर स्प्रिंग लगा होगा जो कि झूलेगा, जिधर तौलने के लिए होता है ना। तुला मतलब तराजू को बोलते हैं। और वह सिरा स्थिर होता है, मतलब फिक्स होगा। जहां पे तुला लटका होगा वो ऊपर वाला फिक्स होगा, तथा दूसरे सिरे पर एक हुक लगाया जाता है। तथा दूसरे सिरे पर जो हुक लगा होता है, इसे हुक से किसी वस्तु को लटकाकर उसका भार ज्ञात किया जाता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ठीक है, मान लीजिए लटका दिया, इधर तुला लगा दिया, इधर तो इधर डोलेगा तो इधर डोलेगा, तो इधर होगा। और ये जो फिक्स है आपका, ये तो फिक्स रहेगा। चलिए
कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये स्प्रिंग तुला हुआ होगा, इसमें और कुछ नहीं है। भार को बस मापते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। बैरोमीटर की अगर बात करेंगे तो बैरोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर मापा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी सुनिए, बैरोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, एटमॉस्फेयर मापा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी करने से जो है इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मौसमी भविष्यवाणी करने का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि पाइरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो पाइरोमीटर जो है किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप के मापने में किया जाता है। तो पाइरोमीटर की अगर बात करेंगे तो क्या करेंगे? उच्च ताप को मापने के प्रयोग करेंगे। पाइरोमीटर जो है, पाइरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है। तो पाइरोमीटर की अगर बात करें तो पाइरोमीटर की हम सहायता से अगर क्या करेंगे, अत्यधिक जो उच्च तापमान होता है उसका मापन करते हैं। मापन करेंगे और मापन करते हैं, है ना। यह मुख्यतः जो अगर बात करें, यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापने हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन्हें स्पर्श करना तथा उस तक पहुंचना संभव ना हो। पाइरोमीटर का मतलब ही होता है कि एकदम तैरते हुए, पैदल तो नहीं चल सकते हो, तैरते हुए चल सकते हो। तैरते हुए चलिएगा मतलब कि ऐसे चीज को स्पर्श करना जो कि संभव है ही नहीं वहां तक जाना, उसको माप सकता है, इतना ताकत है। इसलिए अत्यधिक उच्च तापमान को मापने का काम सिर्फ पाइरोमीटर का ही है ना। पाइरोमीटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पाइरोमीटर? दो प्रकार के होते हैं। वो है, दो में से पहला है विकर्ण उत्मापी। क्या है? विकर्ण उत्मापी मतलब रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन पाइरोमीटर। उत मतलब वो तापमापी मतलब पाइरोमीटर को ही बोलते हैं, है ना। तो आप रेडिएशन पाइरोमीटर बोल सकते हैं। इनमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकर्ण की माप करके उसका तापमान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। अब ज्ञात किया जाता है तो सुनिए, आगे है प्रकाशीय उत्तापमापी जिसे ऑप्टिकल पाइरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाइरोमीटर ही बोला जाएगा। यहाँ पे पी है, आर लग गया है, ठीक है, तो गलत है, पी होगा ये पाइरोमीटर। इसके द्वारा क्या होगा? गर्म वस्तु की चमक मतलब ब्राइटनेस के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाएगा। एक तरफ तो विकर्ण के कारण, रेडिएशन के कारण मापा जाता है, दूसरा एक चमक के कारण किया जाता है, चमक के कारण। ठीक है, ये समझ गए। चौथा प्रश्न क्या है सुनिए, रडार उपयोग में आता है। रडार का नाम सुने होंगे, सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे। तो रडार का उपयोग आता क्यों है? तो ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग रडार का उपयोग करते हैं, ये हम जानते हैं। अब रडार की बात करें तो रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड क्या बोलते हैं? रैंकिंग कहते हैं, रैंकिंग कहिए। अब रडार के बारे में जानकारी लेते हैं, पूर्ण जानकारी। देखिए, एग्जाम जब देने जाते हैं हम लोग तो रडार के बारे में फुल फॉर्म पूछ देता है। जैसे रडार तो हम जान गए, रडार का मतलब हम रडार जैसे शब्द सुनते हैं, है ना, रडार जो देख रहे हैं आप शब्द सुनते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। मैंने एग्जाम में पूछा हुआ देखा है, वो भी एसएससी पूछा है ना। तो रडार का फुल फॉर्म याद रखिए। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन। क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजनिंग मतलब रेजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग किसका फुल फॉर्म? रडार का फुल फॉर्म। रडार क्या है? किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है। रडार से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु का पता लगाते हैं। पता लगाने की वो प्रणाली को ही रडार कहते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। आगे चलेंगे, इसमें जो है रेडियो तरंगे मतलब रेडियो वेव के प्रयोग से जो है किसी वस्तु की उपस्थिति, दिशा मतलब डायरेक्शन, गति, स्पीड आदि ज्ञात की जाती है। मतलब उपस्थिति,
वहाँ पे है कि नहीं, दिशा, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में है, और गति, स्पीड, कौन सी स्पीड में है, गति में है। इसका पता करते हैं किससे, रडार से। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड इमेजिंग। रडार का प्रयोग जो है वायुयान जो है, रडार का प्रयोग हम लोग जो है वायुयान मतलब जहाज, निर्देशित मिसाइलों, जो मिसाइल हम लोग छोड़ते हैं उस मिसाइल का निर्देशित करता है रडार के माध्यम से ही। मोटर वाहनों आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है रडार का प्रयोग। बस इतना जान लीजिए। तो जो भी चीज है हम लोग रडार का प्रयोग इसीलिए करते हैं। 5वें प्रश्न की बात करेंगे तो निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सी है। भूकंप मापी का इंग्लिश में आप जानते हैं सिस्मोग्राफी बोलते हैं, है ना, सिस्मोग्राफी। तो सिस्मोग्राफी यंत्र कौन सा है, मतलब भूकंप मापी यंत्र कौन है, तो सिस्मोग्राफी है। इसी का नाम है भूकंप मापी, हिंदी में दे दिया है ना। चलिए तो सुनिए, भूकंप मापी जिसे सिस्मोग्राफी कहते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति, भूगति, मोशन ऑफ ग्राउंड मापने का प्रयोग किया जाता है। किया जाने वाला यंत्र है, किया जाने वाला जो है इस यंत्र का नाम सिस्मोग्राफी है। रिएक्टर स्केल एक लघुए गणितीय पैमाना है जो 0 से 10 के बीच की संख्या के माध्यम से भूकंप की तीव्रता अथवा परिमाण प्रदर्शित करता है। उसकी तीव्रता को कहिए, इंटेंसिव को कहिए या परिमाण को कहिए, है ना। ये सब चीज को प्रदर्शित करता बताता है। किससे, रिएक्टर स्केल से। 0 से 10 के बीच की जो संख्या होती है, इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुनी अधिक परिमाण प्रदर्शित करती है। मतलब इस पैमाने से जो रिएक्टर स्केल है उससे क्या होता है कि अगली संख्या और पिछली संख्या का 10 गुना जो अधिक है उसके परिमाण से प्रदर्शित करता है। ये क्लियर हो गया। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोनार का प्रयोग करते हैं तो सुनिए, महासागर में डूबी हुई वस्तु जैसे पनडुब्बी अथवा हिमखंडों का पता लगाने के लिए सोनार का या सोनार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें पार्श्व तरंगे के जो पार्श्व तरंग होते हैं, पार्श्व तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इन्हें पतले किरण पुंज के रूप में अत्यधिक गहराई तक भेजा जा सकता है। समझ गए। तो महासागर में डूबी हुई वस्तु जैसे पनडुब्बी है, महासागर में डूबी रहती है। हिमखंडों का पता लगाया जाता है, ठीक है। और इससे पता लगाने के लिए सोनार का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। साउंड नेविगेशन कहते हैं एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म है, जैसे रडार का था उसी तरह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें पार्श्व तरंगे जो है, अल्ट्रा जो सोनिक वेव है, उसके द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं हम लोग। पनडुब्बी सब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस तरंगों की जो है तरंगदैर्घ्य जो होते हैं कम होने के कारण इन्हें पतले किरण पुंज के रूप में अत्यधिक गहराई तक भेजा जा सकता है। इतना पतला होता है। देखिए 7वां प्रश्न क्या सुनिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 इकाई है और सूची 2 में क्या है, प्राचल है। तो प्राचल है, मिलाना है एक तरफ, मतलब तो देखिए वाट जो है इकाई है। तो वाट जो है इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन से में दूरी से मापेंगे, गति से मापेंगे, शक्ति से मापेंगे, क्या करेंगे। वाट से क्या होता है, तो वाट से हमारा शक्ति को मापते हैं। और नॉट का मतलब होता है, वाट हो गया शक्ति और नॉट हो जाएगा, बताइए, तो नॉट हो जाएगा हमारा समुद्री जहाज की गति की बात हो गई। नॉटिकल मील की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समुद्री दूरी की। और प्रकाश अंतरिक्ष की दूरी की। यही तो है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है ना। अब चलिए जानते हैं वाट क्या है। तो वाट का मतलब होता है शक्ति अथवा सामर्थ्य, जिसमें शक्ति है, पावर है, वही वाट है। को मापने की इकाई है। कार्य करने की दर की शक्ति कहलाता है। कौन,
वाट। नॉट की बात करते हैं, नॉट का इस्तेमाल KNOT का इस्तेमाल होता है। नॉट मतलब समुद्र में जहाजों की गति मापने की इकाई है। इसे नॉटिकल मील घंटा में भी व्यक्त किया जाता है। तो एक नॉट 1.852 किमी घंटा के बराबर होता है। समझ गए, नॉटिकल मील में मापते हैं। चलिए आगे सुनते हैं कि नॉटिकल मील क्या है। तो नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। एक नॉटिकल मील अक्षांश के 1 मिनट अथवा 1.852 किमी के बराबर होता है। क्लियर हो गया, जो कि नॉटिकल हम पढ़े थे। अब सुनिए, प्रकाश वर्ष की बात करेंगे, लाइट ईयर की बात करेंगे। वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। कितने में? एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी, ठीक है, क्या होता है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि 9.461 गुने 10⁻15 मीटर होता है। और फिर होता है, चाहे किमी में बताएगा तो 9.461 मतलब 9.461 गुने 10⁻12 किमी के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 8वां प्रश्न है शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। वाट जो है क्या है? शक्ति का मात्रक है। किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय मतलब 1 सेकंड में किया गया कार्य अर्थात उसके काम करने की दर को शक्ति अथवा समर्थ कहते हैं। जो जब काम करेगा तभी तो शक्ति और समर्थ होगा। आपने ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ। शक्ति को जूल सेकंड अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है। तो शक्ति को सिर्फ वाट में नहीं, जूल सेकंड में भी करते हैं। चलिए आगे चलें। 9वें प्रश्न, ये भी मिलान करने वाली है। 9वां प्रश्न बहुत अच्छा है, सुनिए। 9वां प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 है, तो सूची 1 को सूची 2 से कीजिए। तो कैसे कीजिएगा? तो सुनिए, उच्च वेग है तो मैक है, ये क्लियर हो गए। ठीक है, तरंगधर की बात करेंगे तो तरंगधर जो है क्या होगा? तो तरंगधर जो है ये एस्ट्रॉन में होगा, मतलब ए से इंडिकेट होगा, एंगस्ट्रॉम। दाब का बात करेंगे तो दाब तो हमारा पास्कल होगा, ये हम जानते हैं। जल प्रवाह की बात करेंगे तो क्यू सेक होगा, है ना, क्यू शेक होगा। तो ये तो सही है। तो 1 2 3 4 सामने होगा। ठीक है, आगे चलिए। अब मैक है तो मैक को हम पढ़ते हैं, मैक MACH पढ़ते हैं इसे। ठीक है, मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने वाला मात्रक माना जाता है ना, मात्रक है। मैक संख्या जो है मतलब मैक नंबर वायु में ध्वनि की गति की तुलना में वायुयानों या अन्य वस्तुओं की गति प्रदर्शित करता है। जैसे ध्वनि की गति का मीटर सेकंड में बोले तो 343 मीटर सेकंड बता दीजिएगा। अब वस्तुओं की गति को प्रदर्शित करता है कि नहीं? अगर बात करते हैं हम लोग कि कोई तरंग जितनी दूरी के बाद स्वयं को पुनरावृत्ति करती है वह दूरी उस तरंग का तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे एंगस्ट्रॉम मतलब 8 डिग्री में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है, 10 मीटर के बराबर होता है। आगे चलिए, किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब को पास्कल में व्यक्त करते हैं। 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। चलिए आगे जानते हैं। क्यूसेक की बात करते हैं। क्यूसेक क्या है? तो क्यूसेक जो है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। यह जो है प्रवाह की दर को प्रदर्शित करता है। एक क्यूसेक 28.317 मीटर सेकंड के बराबर होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नदियों में जल प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? जल प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। 10वां प्रश्न है कि एक पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक माना जाता है। तो एक पारसेक बराबर होता है कितना? 3.25 प्रकाश वर्ष होता है ना, 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। तो पारसेक की अगर बात करेंगे तो दूरी की इकाई है जिसका प्रयोग सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों
की दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को मापने के लिए किया जाता है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष अथवा 3.086 गुने 10 किमी के बराबर होता है। किमी में बताएगा तो 3.086 गुने 10 किमी बता दीजिएगा। अगर एक पारसेक बताएगा तो 3.262 बता दीजिएगा। 11वां प्रश्न क्या है सुनिए। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। चलिए हम जानते हैं एक हॉर्स पावर में अश्व शक्ति, जिसे हॉर्स पावर बोलते हैं, शक्ति मापने की इकाई ही है। हॉर्स मतलब शक्ति, पावर, है ना। एक अश्व मतलब हॉर्स पावर, शक्ति की बात हो रही है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? 746 वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है, तो बराबर होती है। जेम्स वाट द्वारा अश्व शक्ति शब्द का प्रयोग जो है वाष्प इंजनों द्वारा किए गए कार्य तथा बोझ जो है बोझा कहते हैं उसको, ढोने वाले घोड़ों मतलब जो सामान ढोने वाले को कहते हैं, कि शक्ति की तुलना के लिए मतलब शक्ति की तुलना के लिए किया गया था। समझ गए? बोझा ढोने वाले घोड़ों की शक्तियों द्वारा किया गया था, तुलना किया गया था वाष्प इंजन और बोझा ढोने वाले घोड़े से। 12वां प्रश्न है बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक है सी, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। अब न्यूटन बल का मात्रक है तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, बल जो है वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है, बाह्य मतलब बाहरी कारक है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वही है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, मतलब विराम अथवा गति में करेगा। विराम है तो गति में कर देगा, ऐसे भी कर सकते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक अगर बोले मतलब फोर्स का, तो न्यूटन बता दीजिएगा या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर बता दीजिएगा। दो ही होगा, न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना। इसके बाद मॉक टेस्ट जो करवा रहा हूँ, जो मॉक टेस्ट मैंने करवाया है, आप जाके पढ़िए, आपको एक भी गलती दिखेगा नहीं। और जहाँ पे गलती दिखेगा वो दोबारा जो महामैराथन में मॉक टेस्ट ला रहा हूँ बिहार एसएससी के लिए स्पेशली टॉपिक वाइज, उसमें आप जरूर देख के जाइएगा, आपको जरूर क्रैक होगा। नलिन कार्ड भी बोलता है। 13वां प्रश्न की बात करें, एक माइक्रोन बराबर है। एक माइक्रोन बराबर है तो 1/1000 मिलीमीटर है। क्या है? 1/1000 मिलीमीटर होता है। 1 कितना? 1000। चलिए आगे चलें, जानते हैं इसके बारे में, डिटेल जानते हैं। तो माइक्रोन जो है, माइक्रोन को ही माइक्रोमीटर कहते हैं। तो माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। क्या है? अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की जो है क्या है? इकाई है। इसका प्रयोग जो है अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य मतलब जैविक कोशिकाओं मतलब बायोलॉजिकल सेल, है ना, जीवाणुओं तथा रेशों का आकार मापने में किया जाता है। ठीक है। एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो एक माइक्रोन जो होता है क्या होता है? 10⁻⁻6 जो है 6 मीटर के बराबर होते हैं, जिसे 1 क्या होता है? 1/1000 मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं 14 प्रश्न की बात करते हैं। 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻7 सेमी होता है। तो 1 नैनोमीटर की अगर बात कर रहे हैं तो 10⁻⁻7 सेमी होगा। तो नैनोमीटर जो है मैट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है। क्या है? लंबाई मापने की एक इकाई है, जो कि 1.0 गुने 10⁻⁻9 मीटर के समतुल्य है। सेमी में इसका मापन अगर बात करें तो इसका मान जो है मतलब सेमी में अगर इसका मान की बात करेंगे तो 10⁻⁻7 सेमी होगा। देखिए मीटर में था तो 1 पॉइंट चाहे 1 गुने 10⁻⁻9 मीटर बता देते, लेकिन सेमी में पूछा तो 10⁻⁻7 कर दीजिएगा। तो दोनों हो रहा है, दोनों में ध्यान रखना है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्रैक करके आते हैं, तो ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, है ना।
चलिए 15वां प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो 15वां प्रश्न को ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब मात्रा एक तरफ है, एसआई मात्रा एक तरफ है। तो कौन सुमेलित नहीं है? मतलब लेंस की क्षमता क्या? ये है डायोप्टर है, ये सही है। तो इसलिए ये गलत होगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है ना। दाब की बात करें तो पास्कल है, ये भी सही है लेकिन यही गलत होगा, नहीं पूछ रहा है। हाँ, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, यही तो बात है कि क्यूरी कैसे कर देंगे। उष्मा का जूल एकदम सही है, इसलिए ये भी गलत है, ये आपको अच्छी है। अब क्यूरी देखिए, क्यूरी तो है सही, लेकिन क्यूरी जो है इसका पुराना नाम है ना? चलिए हम इसमें डिटेल देते हैं कैसे। देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है एक्टिविटी जो है उसका, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु के क्षय होने की दर होती है। परमाणु की क्षय होने की दर होती है। एसआई प्रणाली में इसका इकाई क्या है? वैक्यूलर है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का वैक्यूलर होगा एसआई मात्रक। क्यूरी जो है इसका पुराना एसआई मात्रक है। क्यूरी तो है इसी का, लेकिन पुराना है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल है और उष्मा का मात्रक जूल है। ये सही है ना? अब क्यूरी जो है पुराना हो गया, मत उसको रखिए, लेकिन अगर ऑप्शन में मान लीजिए वैक्यूलर ना है तो टिक लगा के आ सकते हैं, ठीक है। 16वां प्रश्न क्या है कि मेगावाट विद्युत मापने की इकाई है। तो मेगावाट जो है विद्युत मापने की इकाई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। अब उत्पादित की जाती है तो सुनिए यहाँ पे है मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता को मापने की इकाई है। क्या है? विद्युत उत्पादन क्षमता को मापने की इकाई है, जो कि विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पादित की जाती है। ये हो गए। 1 मेगावाट की बात करेंगे तो 1 लाख वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट जो है 1 लाख वाट के बराबर होता है। अब यही मेगावाट जो है क्या है? विद्युत उत्पादन क्षमता को मापने का इकाई है। ठीक है। अब 1 मेगावाट पूछेगा तो 1 लाख वाट बराबर बता दीजिएगा। घरों में उपभोग की जाने वाली विद्युत की मात्रा, जो घर में हम लोग जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी विद्युत की मात्रा पूछे तो किलोवाट में मापी जाती है। कैसे मापते हैं? किलोवाट में मापते हैं। जिसे यूनिट कहा जाता है, यूनिट नहीं बोलते, इतने यूनिट का बिजली बिल लूँगा मैं, इतने यूनिट का बिजली बिल आता है, इतने यूनिट का सरकारी गवर्नमेंट यूनिट है, ऐसे बोलते हैं। अर्थात 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। जैसे 1 मेगावाट 1 लाख वाट के बराबर होता है। और घर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिट के रूप में बोलते हैं। और 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। ये बस इतना सिंपल। चलिए आगे चलेंगे। 17वां प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न क्या है कि भौतिक राशियां एवं उनकी इकाई को सुमेलित करें और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो भौतिक राशियां, इकाई। तो भौतिक राशियां अगर बात करें और इकाई की बात करें तो हम मिलाएंगे। त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण का इकाई क्या है? तो भाई ये है हमारा मीटर सेकंड स्क्वायर होगा, जो कि डी होगा, जिसमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन है और यही आंसर है। और चलिए बल की बात करें, फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स हमारा तीसरा नंबर न्यूटन होगा। काज की बात करेंगे तो काज तो हम पढ़े थे, जूल होगा। और आवेग की बात करें न्यूटन सेकंड हो जाएगा, बस खत्म, क्लियर होगा। चलिए, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिवर्तन होगा तभी तो त्वरण होगा, वेग में परिवर्तन होगा, ये भी ध्यान रखना है, वेग में परिवर्तन। अर्थात किसी वस्तु के वेग में जो है एकांक समय में हुआ परिवर्तन ही त्वरण कहलाएगा। एकांक समय में ही, ठीक है, एक ही परिस्थिति में कहिए, ऐसे याद करिए। इसका मात्रक अगर बात करें तो मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। किसका भाई? त्वरण का। ms माइनस स्क्वायर होता है। बल तथा आवेग का मात्रक अगर क्रमशः पूछे तो बल का न्यूटन और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। जबकि कार्य का मात्रक अगर बोले तो जूल होता है। अब कार्य का जूल होता है तो एक और बताइए किसका जूल होता है? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है कि तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? क्या होता है? बैरल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये 159 लीटर
में होता है। कितने में? लीटर में होता है। तो 159 लीटर में होता है। सुनिए, बैरेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल या कच्चे तेल की मात्रा को मापने की इकाई है। तो पेट्रोल या कच्चे तेल की मात्रा को मापने की इकाई माना जाता है बैरेल। इससे पूर्व में में जो है मापा जाता था। क्या कहा जाता था? बैरेल में मापा जाता था तथा वर्तमान में इसे घन मीटर में मापा जाता है। क्या होता है? घन मीटर में मापा जाता है। तो एक बैरेल बराबर होता है कितना? 158.9873 लीटर होता है। तो लगभग मान लीजिए 9 है तो मतलब 159 लीटर होगा। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एक बैरेल बराबर होता है 0 घन मीटर में 0.158987 ऐसे बताइए। 1588987 घन मीटर में होगा क्योंकि 0 आगे हो जाएगा, बस घन मीटर में यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। 19वां प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से लंबाई का न्यूनतम मात्रक है। तो निम्नलिखित में से लंबाई का न्यूनतम मात्रक कौन है? बता सकते हैं? तो ये है फर्मी मीटर है। क्या है? फर्मी मीटर है। ठीक है ना? सुनिए, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का एसआई मात्रक अगर पूछे तो मीटर बता देना है, जिसे एम से व्यक्त किया जाता है। किससे किया जाता है? एम से व्यक्त किया जाता है, एम। ठीक है। सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर मतलब सीएम में, सेंटीमीटर में। जबकि लंबाई की न्यूनतम इकाई अगर बोले तो लंबाई की न्यूनतम इकाई बोले तो फर्मी मीटर में है। ठीक है। मैट्रिक एम ऐसे याद रखिएगा। सीजीएस तो सीएम ऐसे याद करिएगा। ठीक है। चलिए आगे चलें। आगे और जानकारी लेते हैं। जैसे कि देखिए, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर मतलब 10⁶ मीटर बोलिएगा। 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर बोलिएगा, है ना। 1 फर्मी मीटर 10⁻15 मीटर बोलिएगा। फर्मी मीटर बोलेगा तो हम 10⁻⁻15 बताएंगे या 10-15 बता देंगे, ऐसे बोल सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है। 1 एंगस्ट्रम बोल दीजिएगा तो 10 मीटर बोल दीजिएगा या 10⁻⁻10 बोल दीजिएगा, है ना। ये सब अपना तरीका है याद करने का, आप जिस तरह से ले सकते हैं याद कर सकते हैं आप। 20वां प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को दर्शाने वाली इकाई कौन सी है? तो ये है डॉप्शन। क्या है? डॉप्शन। डॉप्शन बोलते हैं, डॉप्शन। अब सुनिए, डॉप्शन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको दर्शाने के लिए? ओजोन परत की मोटाई को दर्शाने के लिए। कौन सी इकाई? डॉप्शन इकाई का प्रयोग करते हैं। और सुन लीजिए, वायुयान जो जहाज है एवं समुद्र में नावों की गति को मापने के लिए सामान्यतः नॉट के मात्रक का प्रयोग किया जाता है। अब सुनिए, सीजीएस पद्धति में जिसे सीएम शॉर्ट में बोलते हैं, सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल जो है, सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल चुंबकीय प्रवाह का क्या है? चुंबकीय प्रवाह का, मैक्सवेल चुंबकीय प्रवाह का तथा सान्यता गुणांक का एसआई पद्धति में मात्रा अगर पूछे, मात्रक पूछे तो पोवाइज बताइएगा। पोवाइज क्या है? पोवाइज बताइएगा। और 1 पोवाइज बराबर होता है किग्रा मीटर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ये देखिए, आइसोबार वायुदाब एकदम सही है। आइसो हाइट वर्षा ये भी सही है। आइसो हेलाइन हिम वर्षा ये भी सही है। आइसोबात गहराई ये सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए हिम वर्षा नहीं, ये गलत है। सी जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सी आपका मिलान नहीं करता है और 3 सही है। यहाँ पे मैंने तो चल गया, लेकिन आप ध्यान दिए होंगे हिम वर्षा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए हम बताते हैं। तो इसका डिटेल हम लेते हैं। तो आइसो हेलेना, ठीक है, आइसो हेलेना जो कि हिम वर्षा नहीं है। क्या है? तो सुनिए, एक जलीय प्रणाली में जो है समान लवणता मतलब नमक बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसो हेलाइन। क्या होता है? आइसो हेलाइन। आइसोबार क्या होता है? मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबार। ठीक है। आइसोहाइट क्या होता है? सुनिए,
तो आइसोहार्ट होता है समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। अब बोलते हैं आइसोबात की बात करते हैं। तो आइसोबात क्या होता है? तो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को कहते हैं आइसोबात। ये क्लियर हो गए। 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अब सुनिए 22वां प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि मतलब वास्तविक की बात हो रही है। तो मूल भौतिक राशि जो कि शुरुआती बात हो रहा है, तो ये विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि वे राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि अगर मूल भौतिक राशि वही होगा जिसको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होगा व्यक्त करने के लिए, है ना? जैसे और भी सुनते हैं, यह पूर्णतः स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र है, आजाद है, स्वयं चलना, स्वयं घूमना, स्वयं फिरना, ऐसे याद कर सकते हैं। ये अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे हमारा विद्युत धारा जो है अन्य किसी पर निर्भर नहीं करेगा, बल, वेग, कार्य ये सब करता है ना, करता है। इन राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। देखिए, जो स्वतंत्र रूप से है वो मूल मात्रक हो गया, शुरुआती मात्रक हो गया। अब उससे जुड़कर अगर बनेगा तो अलग बात है। जैसे देखिए, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ का परिमाण है, परिमाण मूल राशि है। तो ये सब देखिए बल, वेग, कार्य ये सब मूल राशि नहीं है। लेकिन मूल राशि कौन है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है मतलब टाइम है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ का परिमाण है मतलब परिमाण है। ये सब मूल राशियां हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर चले 23 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सुनिए। 23 क्वेश्चन नंबर क्या है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो दूध का अपेक्षित घनत्व अगर हम बात करें, ठीक है, दूध का अगर हम आक्षेप जो है अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है तो वो है लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टोमीटर। क्या होता है? लैक्टोमीटर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, बताते हैं। यंत्र और उपयोग। हाइड्रोमीटर, विटिरोमीटर, बैरोमीटर और लैक्टोमीटर, है ना? तो हाइड्रोमीटर मतलब जल के घनत्व को मापना, व्यूटिरोमीटर दूध उत्पादन में वसा का मापन करना, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के मापन में, लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व या शुद्धता का मापन करना। यही सब है। ठीक है, क्लियर हो गए। तो ये सब फास्ट है। देखिए, अब मान लीजिए हमको याद करवाना है तो बोलेंगे भाई हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो हाइड्रो मतलब पानी, तो जल के घनत्व को मापेंगे। और ब्यूटिरोमीटर मतलब ब्यूटी मतलब दूध जो है बहुत उजला होता है तो ब्यूटी होगा। तो ब्यूटी मतलब दूध उत्पादों में जो है वसा का मापन होता है भाई, तभी तो दूध में वसा होता है, ज़्यादा चिकना होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। बैरोमीटर, अरे भाई बैरो है, बैरो मतलब उड़ने वाली ऊपर वाली बात हो रही है, वायुमंडलीय दाब को मापेगा और क्या करेगा। और लैक्टोमीटर, लैक्टो मतलब लटक गया, मतलब दूध में जैसे ही जाएगा तो खट्टा हो जाएगा, दही बन जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। तो लैक्टो मतलब दूध के अपेक्षित घनत्व या शुद्धता का मापन करता है लैक्टोमीटर। दूध की हमारे भाई शुद्धता को मापेंगे, लटक जाएंगे। ये याद करने के लिए फन के लिए बोलता हूँ। ठीक है, याद हुआ कि नहीं? याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। 24 क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी पर इस तारे के प्रकाश को आने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष लगेंगे। कितने लगेंगे? 12 वर्ष लगेगा। अब 12 वर्ष लगेगा तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, प्रकाश वर्ष की बात करें, लाइट ईयर की बात करें, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसके अंतर्गत प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी की माप की गणना करते हैं। चूंकि तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, अतः इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 12 वर्ष का समय
लगेगा। कितना समय लगेगा? 12 वर्ष का समय लगेगा। सिंपल है, पढ़ते चल जाते हैं ना। 25वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पद जो है समय से संबंधित है? तो समय से संबंधित है मतलब अधिवर्ष। अधिवर्षी तो समय से है, टाइम से है। अगर कीजिए कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। आगे चलेंगे। आगे बात करेंगे उपरोक्त में से समय से संबंधित पद अधिवर्ष है, जिसे लिपि वर्ष भी कहते हैं। इस वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, लिपि वर्ष में होता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। कितना वर्ष बाद आता है? 4 वर्ष बाद आता है। इसके अतिरिक्त जो है एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य से तथा प्रकाश वर्ष व पारसेक दूरी से संबंधित मात्रा है। ठीक है, प्रकाश वर्ष व पारसेक दूरी से संबंधित मात्रा है ना? चलिए आगे चलें, 26 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सेंटीग्रेड जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए जानते हैं। तो देखिए कैलोरी, अर्ग है अर्ग, कैलोरी, अर्ग, जूल ऊष्मा के मात्रक हैं। अब सोचिए ऊष्मा के मात्रक कौन-कौन है? जूल तो है ही, कांच का भी था जूल, अर्ग है, कैलोरी है, ये सब ऊष्मा का मात्रक है। जबकि सेंटीग्रेड जो है ताप का मात्रक है, ये भी सही है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो कि संपर्क में रखे दो पिंडों के मध्य जो है तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, जबकि ताप किसी पिंड के ठंडे या गर्म होने की माप है। समझ गए? ठंडे या गर्म होने की माप है। 27वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? नेक्स्ट टॉपिक भी यही आने वाला है। तो अदिश राशि बताइए। तो अदिश राशि द्रव्यमान है। द्रव्यमान अदिश है जिसमें दिशा हो वो भाई ब लगेगा, जिसमें दिशा ही ना हो वो में बल नहीं लगेगा। जैसे द्रव्यमान कुछ-कुछ में जो है लगेगा, लेकिन 1-2 अपवाद है, वो भी हम क्लियर करेंगे बाद में। आगे तो ये पढ़िए। अब चलिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपको। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वह भौतिक राशियाँ जिसमें केवल क्या है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, मतलब डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ परिमाण, लक्ष्य होगा और कुछ नहीं होगा। उसी को अदिश राशि कहेंगे ना? कहेंगे। अगर मेरा मान लीजिए परिमाण है, लक्ष्य है और दिशा है ही नहीं कि किस दिशा में मुझे करना है तैयारी, तो कैसे होगा रिजल्ट? इसलिए वो अदिश में आ जाएगा। अदिश राशि में लंबाई हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया। है कि नहीं? ऐसे याद करने का तरीका मैंने बताया। जबकि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम के साथ-साथ दिशा भी होता है। इसलिए कहा जाता है सदिश दिशा में चलिए, सदिश राशि में चलिए, क्योंकि सदिश में परिणाम और दिशा दोनों आपको मिलेगा। डायरेक्शन भी और आपके लक्ष्य भी मिलेंगे। जैसे हम जानते हैं व से याद करते हैं जो कि सदिश राशि, ये सभी लोग बोलते हैं, लेकिन हम याद कैसे करेंगे? तो सदिश राशि वो है जो वेग, त्वरण, बल, भार और संवेग आदि होते हैं, है ना? तो सदिश जो दिशा होता है और परिणाम होता है, वो समझिए उसमें वेग, त्वरण, बल, भार और संवेग होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, बाय-बाय, टाटा।